दोस्तों, एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए कैसे आप एक क्लिक के माध्यम से अपने पे आउट बैंक यानी म्यूचुअल फंड से जब आप पैसे रिडीम करते हैं तो नए बैंक अकाउंट में कैसे रिसीव करना है, इसके रिगार्डिंग मैंने डिटेल में बात की थी। और लाइव प्रोसेस के माध्यम से मैंने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से आप अपने बैंक अकाउंट को अपडेट या फिर चेंज कर सकते हैं। एक सम्मानित सदस्य के द्वारा कमेंट किया गया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इनका जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट हो गया है। मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि 90% जो रिक्वेस्ट जनरेट करने वाले रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनका रिक्वेस्ट ही रिजेक्ट हो जाता है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है रिक्वेस्ट, और कैसे आप अपने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करा सकते हैं और कैसे अपडेट करा सकते हैं। इसके रिगार्डिंग भी डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बहुत सारे लोगों के द्वारा जो चेक को अपलोड करना है उसमें गलती कर दी जाती है, जैसे कि वहाँ पर आपसे डिफ़ॉल्ट चेक मांगा जाता है, स्कैन कॉपी और न्यू बैंक का चेक मांगा जाता है। अब ये जो चेक आप अपलोड करेंगे कैंसिल चेक, वो किस प्रकार से होना चाहिए और उसकी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में पहले समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, बहुत सारे लोगों के पास पुराने बैंक का चेक नहीं होता है। उस कंडीशन में वो स्टेटमेंट या फिर अन्य एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, जैसे पासबुक को स्कैन करके अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर एमएफ सेंट्रल सीधे तौर पर उनका जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट कर देता है। यहाँ पर देख सकते हैं एमएफ सेंट्रल के ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक से रिलेटेड क्वेरी यहाँ पर मेंशन की गई है कि अगर आपके पास ओल्ड चेक कॉपी नहीं है उस कंडीशन में क्या होगा। तो इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि एमएफ सेंट्रल डज नॉट एक्सेप्ट एडिशनल डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास चेक नहीं है उस कंडीशन में आपको नियरेस्ट जो आरटीए है यानी के फिनटेक और कैम्स, उनकी ब्रांच पर विजिट करने के लिए आपको सलाह दी जा रही है। यानी कि एमएफ सेंट्रल पर सिर्फ और सिर्फ आपसे चेक ही एक्सेप्ट किया जाएगा, नए बैंक का और पुराने बैंक का। अब चेक में भी बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है, जैसे जब आप नया बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं उस समय आपको पहले से ही एक किट दे दिया जाता है। उसमें जो चेक मेंशन रहता है, उसमें जो चेक बुक रहता है उस पर आपका नाम मेंशन नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि वो पहले से ही प्रिंटेड चेक है और उस पर आपका नाम मेंशन नहीं रहेगा। अगर आप इस प्रकार के चेक को अपलोड करते हैं तो आपका ये रिक्वेस्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि जो भी आप चेक अपलोड करेंगे उससे आपका जो डेटा एमएफ सेंट्रल के सर्वर पर है उसको मैच किया जाएगा पुराने बैंक अकाउंट से रिलेटेड। तो चूंकि आपके इस चेक पर आपका नाम मेंशन नहीं है, इस वजह से ये आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आपको ऐसे किट में मिले चेक को अपलोड नहीं करना है, आपको पहले नया चेक बुक मंगाना है और उस नए चेक बुक को ही आपको अपलोड करना होगा। अब बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम रहता है कि जो पुराना बैंक अकाउंट है, अगर उनका अकाउंट बंद हो गया है या फिर बैंक ही बंद हो गया है या फिर ब्रांच ट्रांसफ़र हो गया है, उस कंडीशन में आईएफएससी कोड बदल गया होगा, तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो उस कंडीशन में आप ये प्रोसेस ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपके पास चेक नहीं होगा। और जो आप चेक अपलोड करेंगे उसमें आईएफएससी कोड जो होना चाहिए वो बिल्कुल मैच करना चाहिए जो कि आपका पुराना बैंक अकाउंट मेंशन था। तो इन सभी चीज़ों की वजह से भी आपका जो रिक्वेस्ट होता है वो रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर जब आप चेक का फोटो क्लिक करते हैं या फिर उसको पीडीएफ में अपलोड करने की कोशिश करते हैं, मैक्सिमम 2 MB साइज़ तक अलाउड है। तो यहाँ पर विशेष तौर पर यह ध्यान देना है कि जब आप फोटो क्लिक कर रहे हैं या फिर स्कैन कर रहे हैं तो कोई भी वहाँ पर ब्लर नहीं आना चाहिए, या फिर कोई भी आपका वहाँ पर जैसे लाइट आ जाती है तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब कि बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और जो ओरिजिनल कलर है वो ओरिजिनल कलर में आपको अपलोड करना है। ऐसा नहीं है कि अगर ब्राइटनेस कम आ रही है तो आप उसका ब्राइटनेस बढ़ा करके तब इमेज क्लिक कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके वजह से भी आपका रिक्वेस्ट जो होता है वो एक तरीके से कैंसिल कर दिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कलर इमेज में अपलोड करने के लिए क्वेरी है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न रहता है कि क्या उस चेक पर कैंसिल लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर एमएफ सेंट्रल ये कहता है कि ये जरूरी तो नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पर कैंसिल लिखिए, लेकिन अगर आप चाहें तो आप उस पर कैंसिल लिख सकते हैं। लेकिन कैंसिल भी लिख सकते हैं और साइन भी कर सकते हैं। लेकिन जब ये करेंगे तो इससे कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन जो कि आपके अकाउंट नंबर से जुड़ा हो, आपका नाम हो, आपका आईएफएससी कोड हो, या फिर कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन जो कि आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और सेंसिटिव डेटा है, उस पर ओवरराइट नहीं होना चाहिए। मतलब कि मान लीजिए ये चेक है
और यहाँ पर आपका नाम मेंशन होता है, ठीक है, यहाँ पर आपका नाम मेंशन होता है, तो आप कैंसिल लिखेंगे तो ऐसा ना लिख दें कि कैंसिल लिख करके इसको ओवरराइट कर दें, या फिर यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर होता है तो कैंसिल लिख करके इसको ओवरराइट कर दें। यानी ऐसे जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, जैसे आपका नेम, आपका अकाउंट नंबर, आपका IFSC कोड, ये सारे ओवरराइट नहीं होने चाहिए जब आप कैंसिल वहाँ पर मेंशन कर रहे होंगे तो, या फिर साइन कर रहे होंगे तो। यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट हो गई। इसके बाद से एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि जब आप बैंक अकाउंट चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं तो इसके लिए एक रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन ये है कि जिस पैन से आपने MF सेंट्रल पर लॉगिन किया है, उस पैन से जो मैक्सिमम वैल्यूएशन होना चाहिए आपके उस पोर्टफोलियो का, वो 10 लाख से कम होना चाहिए। यानी कि आपके उस पैन पर जो टोटल कॉर्पस होगा वो 10 लाख से कम होना चाहिए। अब जब मैं कॉर्पस को यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब कि आपका जो इन्वेस्टेड वैल्यू है और जो आपको रिटर्न मिला है, टोटल मिलाकर के जो आपका फाइनल अमाउंट है वो 10 लाख से कम होना चाहिए। अगर इससे ये एक्सीड होगा तो उस कंडीशन में MF सेंट्रल पर आपको ऑनलाइन ये जो पूरा प्रोसेस है उसको करने का मौका नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब कि आपका वो बैंक अकाउंट चेंज करने का जो लिंक है वो हाईलाइट ही नहीं होगा, ठीक है। तो 10 लाख से नीचे है तभी आप इस प्रोसेस के तहत ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आप अपना बैंक अकाउंट चेंज कर पाएंगे। अगर आपका कॉर्पस मान लीजिए 10 लाख से थोड़ा बहुत ऊपर है, जैसे 11 लाख हो गया, तो उस कंडीशन में आप 1 लाख रिडीम कर सकते हैं। और जब आपका 10 लाख या फिर इससे नीचे हो जाएगा, मतलब 1 से 1.5 लाख आप रिडीम कर लीजिए, तो जब आपका 9.5 10 लाख के बीच में होगा, उस कंडीशन में आप यहाँ पर ऑनलाइन रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न लोगों के जहन में आता है कि जब हमने रिक्वेस्ट जनरेट कर दिया, उसके कितने देर बाद हमारा जो ये रिक्वेस्ट है वो सर्व कर दिया जाएगा, यानी कि कितने देर बाद ये जो बैंक है वो अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहा यह जा रहा है कि कंप्लीटनेस ऑफ रिक्वेस्ट एंड क्लैरिटी ऑफ इमेज विल टेक इफेक्ट विद इन 6 आवर्स। यानी MF सेंट्रल 6 घंटे के अंदर ही आपका बैंक अकाउंट अपडेट करने की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि कुछ जो फंड हाउसेज होते हैं वो कूलिंग पीरियड 5 से 8 बिजनेस डे, यानी 5 से 8 वर्किंग डे रखते हैं। जब आप अपना रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे, मतलब आपका बैंक अकाउंट अपडेट भी हो गया, तब भी आपको रिडीम्शन पे आउट नए बैंक में देने के लिए मना किया जाएगा उस AMC के द्वारा, क्योंकि वहाँ पर कुछ चीज़ें वेरिफिकेशन के तौर पर थोड़ा समय के लिए होल्ड किया जाता है। जैसे ऐसा ना हो कि आपके साथ कुछ फ्रॉड हुआ और किसी और ने आपके जगह आप नया बैंक अकाउंट ऐड कर दिया और आपका पूरा पैसा रिडीम करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आप फ्रॉड के शिकार ना हो जाए, इस वजह से कई AMC जो होती हैं वो 5 से 8 वर्किंग डे का वेट करती है, उसके बाद ही जाकर के आप रिडीम कर पाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं MF सेंट्रल ये कह रहा है कि अगर सब कुछ सही रहा तो उस कंडीशन में 6 घंटे में आपका जो डेटा है वो अपडेट हो जाता है। जनरली देखा गया है कि 3 से 5 वर्किंग डे में MF सेंट्रल के माध्यम से आपका जो बैंक अकाउंट है वो अपडेट हो जाता है। ये तो चलिए सब कुछ थियोरेटिकल बातें हो गई। अब चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि क्या ये बातें सही हैं। बैंक अकाउंट चेंज करने वाले डेडिकेटेड वीडियो में जो मैंने आपको लाइव सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट करके दिखाया था चेंज ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल का, उसका करंट स्टेटस अगर आप देखेंगे, देखिए ये कल के डेट में मैंने ये रिक्वेस्ट जनरेट की थी और इसका आज करंट स्टेटस देखेंगे तो इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। लेकिन चूंकि बहुत सारे फोलियोज के एक साथ रिक्वेस्ट जनरेट किए गए थे, यानी जो कि अलग अलग AMC के हो सकते हैं, तो अलग अलग AMC का अपडेट देखने के लिए यहाँ पर आपको व्यू पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फंड हाउस है PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड, और यहाँ पर स्टेटस में आप देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेस शो कर रहा है, यानी कल यहाँ पर रिक्वेस्ट जनरेट किया गया था और कल के ही डेट में यहाँ पर PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड के द्वारा जो बैंक अकाउंट है वो अपडेट कर दिया गया है, आपका बैंक अकाउंट चेंज कर दिया गया है। कन्फर्मेशन के लिए PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड के द्वारा आपको एक मेल भी भेजा जाएगा, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, डियर इन्वेस्टर ग्रीटिंग फ्रॉम PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड, और यहाँ पर बताया जा रहा है एज रिक्वेस्टेड योर न्यू बैंक अकाउंट डिटेल हैव बीन अपडेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट इन आवर रिकॉर्ड एंड द डिटेल्स आर एज प्रेजेंटेड बिलो। यहाँ पर आपको डिटेल भी नीचे शो किया जाएगा कि कौन सा नया बैंक अकाउंट आपने ऐड किया है। अब इस AMC के द्वारा ये बैंक अपडेट 6 घंटे के अंदर ही कर दिया गया, जिस प्रकार से MF सेंट्रल ने बताया था। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अलग अलग AMC के फोलियो में ये बैंक अपडेट एक साथ रिक्वेस्ट जनरेट की गई थी, तो बाकी में क्यों नहीं हुआ और PGIM में क्यों हो गया? तो ये अलग अलग AMC किस प्रकार से जो सर्विस रिक्वेस्ट उनके पास जाती है उस पर कितना जल्दी वो एक्शन लेते हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि आपका उस पर्टिकुलर AMC में
जल्दी काम कितने जल्दी हो पा रहा है अथवा नहीं हो पा रहा है। जैसे ध्यान से समझिएगा इसके पीछे किस प्रकार से ये पूरा मैकेनिज्म काम करता है। यहाँ पर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट जनरेट किया एमएफ सेंट्रल के माध्यम से। एमएफ सेंट्रल जो है वो ज्वाइंट वेंचर है के फिनटेक का और कैम्स का। के फिनटेक और कैम्स जो हैं वो आरटीए हैं, यानी कि रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट हैं, जो कि भारतवर्ष में सबसे बड़े दो जो रजिस्ट्रार होते हैं वो हैं। ठीक है, इनके ज्वाइंट वेंचर से एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। यानी कि जो भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो या तो कैम्स के द्वारा मैनेज किया जा रहा होगा या फिर के फिनटेक के द्वारा मैनेज किया जा रहा होगा। जब मैं मैनेज की बात कर रहा हूँ यानी कि आपके डेटा के मैनेज की बात हो रही है। तो जब भी आप एमएफ सेंट्रल के द्वारा रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं बैंक अकाउंट को अपडेट करने के लिए, तो वो रिक्वेस्ट जो है कैम्स के पास भी जाता है और के फिनटेक के पास भी जाता है। अब कैम्स से एसोसिएटेड जो भी म्यूचुअल फंड एएमसी होंगी, यानी देश में मान लीजिए 50 एएमसी हैं, तो आधे एएमसी कैम्स से एसोसिएटेड हैं और आधे एएमसी के फिनटेक से एसोसिएटेड हैं। अब मान लीजिए कि किसी एएमसी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट का जो डेटा होगा वो या तो कैम्स मैनेज कर रहा होगा या तो के फिनटेक मैनेज कर रहा होगा। अब आपने किसी एक फोलियो में रिक्वेस्ट जनरेट किया बैंक अकाउंट अपडेट करने के लिए, तो पहले एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म के द्वारा देखा जाएगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है वो कैम्स के द्वारा मैनेज किया जा रहा है या फिर के फिनटेक के द्वारा। उनके पास आपका रिक्वेस्ट भेज दिया जाता है। उसके बाद से कैम्स क्या करती है कि उससे एसोसिएटेड जितने भी एएमसी हैं, जिस भी फोलियो में आपने बैंक अकाउंट चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट दिया होगा, कैम्स देखेगी कि ये किस एएमसी का फोलियो है, उस एएमसी के पास आपका रिक्वेस्ट भेज देती है। अब वो एएमसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका रिक्वेस्ट सर्व करने के लिए कितना समय लगाया जा रहा है। जनरली ये देखा गया है कि 3 से 5 दिन में सभी एएमसी जो होती है, अगर सब कुछ डिटेल सही है तो आपका बैंक अकाउंट अपडेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। यानी कि आपने रिक्वेस्ट दिया एमएफ सेंट्रल को, एमएफ सेंट्रल कैम्स और के फिनटेक को अपडेट करती है। कैम्स और के फिनटेक अलग अलग एएमसी के पास आपके रिक्वेस्ट को भेजते हैं और अलग अलग एएमसी अपने लेवल पर आपके रिक्वेस्ट को सर्व करती है। उसके बाद से कैम्स को अपडेट करती है, के फिनटेक को अपडेट करती है और उसके बाद से एमएफ सेंट्रल पर आपका डेटा अपडेट होता है। तो इन सभी चीज़ों में थोड़ा समय लगता है। कई एएमसी जो होती हैं वो बहुत फास्ट आपके सर्विस रिक्वेस्ट को सर्व कर देती है और बहुत सारे एएमसी जो होते हैं वो थोड़ा सा समय लेते हैं, इसलिए 3 से 5 वर्किंग डे का आपको बोला जाता है। यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट हो गई। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सर्विस रिक्वेस्ट मैंने जनरेट किया था उसमें बहुत सारे सर्विस रिक्वेस्ट यहाँ पर रिजेक्ट भी हुए हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये सारे सर्विस रिक्वेस्ट जो हैं वो रिजेक्ट हो चुके हैं। जो रेड कलर से आप देख पा रहे होंगे ये सारे रिजेक्ट हो चुके हैं और कुछ सर्विस रिक्वेस्ट जो हैं वो अभी इन प्रोग्रेस में है। एक आध सर्विस रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेस हो चुका है, यानी उसमें बैंक अपडेट हो चुका है और यहाँ पर ऑलमोस्ट आप देख रहे होंगे वो इन प्रोग्रेस में है। अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि जो सर्विस रिक्वेस्ट रिजेक्ट हुए हैं वो जब आपने रिक्वेस्ट डाला उसके तुरंत बाद ही आपका रिक्वेस्ट शो करने लगता है। और क्यों रिक्वेस्ट रिजेक्ट किया गया है इसके बारे में जानने के लिए आपको यहाँ पर एक लिंक दिया गया है। देखिए नीचे व्यू रीजन, यानी किस रीजन से आपका सर्विस रिक्वेस्ट रिजेक्ट किया गया है, इसको देखने के लिए आपको व्यू रीजन पर क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पर रीजन ये बताया जा रहा है, द फॉलोइंग डिटेल्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द चेक अपलोडेड, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, आईएफएससी कोड, इन्वेस्टर नेम, बैंक नेम इन ओल्ड और न्यू चेक। प्लीज अपलोड अ क्लियर चेक वेयर डिटेल्स आर लेजिबल। कहा यह जा रहा है कि आपने जो चेक अपलोड किया है उसमें आपका नाम, आपके बैंक का नाम, आपका आईएफएससी कोड, आपका अकाउंट नंबर, ये सारे डिटेल जो हैं वो क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। इसलिए आपको सलाह ये दी जाती है कि आप नया चेक अपलोड करके एक नया रिक्वेस्ट जनरेट करिए। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उसी चेक के माध्यम से जो अलग एएमसी में आपका सर्विस रिक्वेस्ट था वो सर्व कर दिया गया, यानी उस एएमसी के लिए वो चेक जो है वो बिल्कुल स्पष्ट था, लेकिन दूसरे एएमसी के लिए वो जो चेक है वो पढ़ा नहीं जा रहा है या फिर उस पर डेटा शो नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आपको समझना ये है कि क्या ये आपकी गलती है या फिर ये कोई और प्रॉब्लम है। तो चलिए इसका पता लगाते हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, जिस एएमसी के द्वारा बैंक अपडेट कर दिया गया है वो एएमसी पीजीआईएम है। ये हम लोग पहले देखते हैं कि पीजीआईएम जो है वो किस आरटीए यानी किस रजिस्ट्रार के द्वारा एसोसिएटेड है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं विजिट कर रहा हूं और यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर रजिस्ट्रार के बारे में जानकारी दी गई है कि जो आरटीए है यानी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट वो कौन है, के फिनटेक है। ध्यान से देखिए, के फिनटेक। इसके अलावा
वो सारी सर्विस रिक्वेस्ट जो कि रिजेक्ट नहीं हुई है और अभी इन प्रोग्रेस में है, वो देख लेते हैं कौन कौन सी एएमसी हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, इसके बाद से आप नीचे देखिए क्वांट है, इसके बाद से नीचे देखिए कैनरा रोबैको है, ठीक है। इसके बाद से नीचे आप देखिए मोतीलाल ओसवाल है, एक्सिस है। तो ये सारे म्यूचुअल फंड में है, अभी जो है इनका रिजेक्ट नहीं हुआ है, इन प्रोग्रेस में है। अब स्क्रीन पर देखिए, आप स्क्रीन पर ऐसे म्यूचुअल फंड एएमसी का लिस्ट देख पा रहे होंगे जो कि के फिनटेक के द्वारा मैनेज किया जाता है। देखिए एक्सिस म्यूचुअल फंड, इसमें अभी उनका रिजेक्ट नहीं हुआ है, इन प्रोग्रेस में दिखाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद से और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं जो कि अभी उनका इन प्रोग्रेस में है। आप देखिए मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, पीजीआईएम में उनका सक्सेस हो चुका है, ठीक है, ये सक्सेस हो चुका है। बाकी ये सभी अभी इन प्रोग्रेस में दिखाया जा रहा है। क्वांट म्यूचुअल फंड, इसके अलावा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने एएमसी में उनका इन्वेस्टमेंट था जिसमें उन्होंने बैंक चेंज करने का रिक्वेस्ट सबमिट किया है और उसमें से एक सक्सेस हुआ है और बाकी सभी इन प्रोग्रेस है, यानी कि रिजेक्ट नहीं हुआ है। यानी ये सारी जो एएमसीज हैं जिनमें उनका सक्सेस या फिर इन प्रोग्रेस है वो के फिनटेक से एसोसिएटेड है। अब जो जो एएमसी के रिक्वेस्ट उनके रिजेक्ट हुए हैं वो चलिए देखते हैं कि किस रजिस्ट्रार यानी कि किस आरटीए के माध्यम से वो एसोसिएटेड हैं। आप स्क्रीन पर देखिए ये सारे जो सर्विस रिक्वेस्ट हैं वो उनका रिजेक्ट हो चुका है। देखिए पहला पराग पारिख म्यूचुअल फंड, बंधन म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, इन सबसे एसोसिएटेड इनका म्यूचुअल फंड था जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट सबमिट किया था और वो रिजेक्ट हुआ है। इसके बाद से देख सकते हैं कोटक म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड। इसके अलावा और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड और टाटा म्यूचुअल फंड, ठीक है। इतने उनके जो सर्विस रिक्वेस्ट थे वो रिजेक्ट हो चुके हैं। अब आप कैम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कैम्स किन किन एएमसी के डेटा को मैनेज करती है। अब यहाँ पर देखिए कोटक म्यूचुअल फंड मैंने अभी आपको दिखाया जो कि उनका रिजेक्ट हो गया था। इसके अलावा एसबीआई का मैंने आपको दिखाया था जो कि उनका रिजेक्ट हो गया था। इसके साथ ही साथ टाटा म्यूचुअल फंड मैंने आपको दिखाया था, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड मैंने आपको दिखाया था और यहाँ पर देखिए पराग पारिख म्यूचुअल फंड मैंने आपको दिखाया था। यानी ये सारे एएमसी का जो सर्विस रिक्वेस्ट था उनका रिजेक्ट हो चुका है बैंक अपडेट करने के लिए। और ये सारे एएमसी जो हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? ये सारे जुड़े हुए हैं कैम्स से। यानी कि जो एमएफ सेंट्रल पर आपका सर्विस रिक्वेस्ट रिजेक्ट किया गया उसमें आपकी गलती नहीं है, बल्कि ये सारे एएमसी जिन्होंने आपका सर्विस रिक्वेस्ट रिजेक्ट किया है वो कैम्स से एसोसिएटेड है। यानी ये प्रॉब्लम कैम्स में हो सकती है जिसकी वजह से आपका वो सारा सर्विस रिक्वेस्ट रिजेक्ट हुआ है जो कि कैम्स से एसोसिएटेड है। अब अगर आपका एमएफ सेंट्रल पर बार बार रिजेक्ट हो रहा है तो आप कैम्स का जो प्लेटफॉर्म है वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप कैम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक लिंक दिखेगा डिजिटल बैंक मैंडेट चेंज। इसको जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन होंगे तो आप इसी पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको बताया गया है पर्टिकुलर किसी एक एएमसी में जो फोलियो का वैल्यूएशन होना चाहिए उसका कुछ लिमिट है। जैसे कि इतने सारे म्यूचुअल फंड में अगर आपके फोलियो में 1.5 लाख से ज़्यादा का कॉर्पस हो चुका है तो आप ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। बंधन म्यूचुअल फंड में 2 लाख लिमिट रखी गई है, एचएसबीसी में आपका 3 लाख लिमिट रखी गई है, डीएसपी और पराग पारिख में आपका 5 लाख लिमिट रखा गया है, ठीक है। तो अगर आपका कॉर्पस का वैल्यू इतना से कम है तो आप कैम्स की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अपने बैंक को चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे एक लिंक दिया गया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, चेंज बैंक मैंडेट। इस पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं एक नया वेब पेज रीडायरेक्ट होकर के आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है इंस्टेंटली अपडेट बैंक मैंडेट। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनाना होता है और उसके बाद से आप यहाँ पर लॉगिन करके आप अपने क्रेडेंशियल से वैलिडेट होने के बाद से अपने बैंक को चेंज कर पाएंगे। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, आपको पुराना बैंक का चेक और नए बैंक का चेक अपलोड करना होता है, ठीक है दोस्तों। इनमें से एक आध रीजन की वजह से आपका जो रिक्वेस्ट था वो रिजेक्ट होने के प्रमुख चांसेस हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आपका रिक्वेस्ट बार बार रिजेक्ट हो रहा है तो वो किस आरटीए से एसोसिएटेड है। और साथ ही साथ अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि कैम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर बैंक को किस प्रकार से अपडेट करते हैं तो इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।